हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। और मैं आपका स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अतुल धीमान और आज मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल क्लास लेकर आया हूं हिस्ट्री की। राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर दिवाली का माहौल है और आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सर काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट होता है और मुश्किल आती है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल क्लास है, इस स्पेशल क्लास के अंदर मैं आपको इस तरीके से चीज़ें पढ़ाऊंगा कि आपको पता नहीं चलेगा और आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। और जो आज का ट्रेंड है, जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उसी के बेसिस पे आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इस त्योहारों के सीजन में कंप्लीट कराऊंगा, एक या दो क्लास के अंदर। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इस क्लास के अंदर, दैट वुड बी महाजनपद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग मगध के बारे में बात करेंगे, मौर्यस के बारे में बात करेंगे, सातवाहनास के बारे में बात करेंगे, इंडो ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, इंस्क्रिप्शंस की बात होगी। राइट। और इस क्लास के अंदर हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे ताकि सभी बच्चे जो है इस क्लास को समझ पाए, सीख पाए और अपने एग्जाम के अंदर जो है अपना बेस्ट देकर आए। राइट। तो यहां आज की क्लास में आपको दो चीजें मिलने वाली है। पहली चीज तो आपको एक मोटिवेशन में देने वाला हूं। राइट। और दूसरी चीज आपको मिलेगी जो आपको कंटेंट में डिलीवर करने वाला हूं। राइट। सो जरूर इस क्लास को पूरा देखिएगा और ये क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। तो चलिए मैं अभी ना मोटिवेशन की बात करूंगा। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है स्लाइड, वो आपको कुछ चीज दिखाने वाला है। राइट। तो चलिए वो क्या चीज है देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं इसको। राइट। But in case of CISF, because of the nature of our force, we might be deployed in as low as 100 numbers, or we might be deployed to as much as 10,000 people in a particular establishment. जितने भी लोग फोर्सेस में आते हैं उनको असिस्टेंट कमांडेंट रैंक से ही यूनिट कमांडर और 2IC, अगर वो बेसिकली हेडेड यूनिट में है तो वो सेकंड इन कमांड हो जाएंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने की मौका मिलता है। What I strongly feel is you should not be eyeing work-life balance. सो यस, जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था कि इस बार CISF के सर्विंग असिस्टेंट कमांडेंट को मैं बुलाने वाला हूँ और उनसे बात करूँगा। सो आज मैंने मतलब ये चीज़ जो है पूरी की है और ही इज़ इनफैक्ट द ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, 2017 के CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में ये फर्स्ट रैंक थे और इन्हीं का जो इंफॉर्मेशन है, मोटिवेशन है, वो आपको बहुत जल्द इसी टाइम पे देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये हो गया मोटिवेशन। अब हम लोग बात करते हैं अपने कंटेंट की। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंटेंट पार्ट। ओके, सो कंटेंट के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे वो देख लेते हैं, वो जानते हैं कि क्या अभी होने वाली है चीजें। ओके, सो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज व्हाट, कि आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे। 600 BC से लेके हम लोग 600 CE तक पढ़ेंगे। राइट। और ये जो टॉपिक होंगे दैट वुड बी मगध एम्पायर। हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे, मगध एम्पायर हो गया। देन इससे पहले हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे, है ना, महाजनपद पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्यस के बारे में। राइट। और उसके बाद हम लोग जो है इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक्स हो गए, सातवाहनास हो गया। राइट। एंड ETC। तो जो भी चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे हम लोग चीजें कंप्लीट करते रहेंगे। चलिए, तो मैं अब आप शुरुआत करता हूं अपनी क्लास की, अपने लेक्चर की। तो जरूर आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। राइट। चलिए, सो ये जो माहौल है, ये जो टाइम है 600 BC से लेके 600 CE तक, इस टाइम पे बहुत सारे हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर डेवलपमेंट्स हुई।
राइट उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वही टाइम है जब आपके ऋग्वेदास को लिखा गया, ठीक है, दिस वाज द दैट टाइम जब ऋग्वेदास को लिखा गया था, राइट ये वही टाइम है जब आप देखेंगे कि एक अनोखी सी प्रैक्टिस जो है, अनोखी सी प्रथा जो है हमें सेंट्रल और साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। वो अलग सी प्रैक्टिस क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। वो अलग सी प्रैक्टिस ये थी, आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जब वो मर जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, तो सेंट्रल और साउथ इंडिया में उस व्यक्ति को कैसे दफनाया जाता था, उसको दफनाया जाएगा, इस जगह दफनाया गया है और उसके चारों तरफ जो है बड़े बड़े पत्थरों से एनसर्कल कर दिया गया है। अंडरस्टूड? ये जो प्रक्रिया होती थी इसे हम लोग कहते थे मेगालिथ प्रैक्टिस। हम लोग क्या कहते थे इसको? मेगालिथ प्रैक्टिस। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है, मेगालिथ प्रैक्टिस, राइट। यहां से सवाल आता है कि मेगालिथ प्रैक्टिस जो है वो कहां पे होती थी? सेंट्रल एंड साउथ इंडिया के बहुत सारे एरियाज में हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला है, राइट। ओके, सो ये वही टाइम है जहां पे हम देखते हैं कि मगध एम्पायर है ना, ये मगध एम्पायर है, ये उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, मगध एम्पायर उन 16 महाजनपदों में से एक सबसे पावरफुल महाजनपद था। हम ये सब डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं, एक जो है छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, राइट। सो मगध एम्पायर आई आपके इसी टाइम पे, और मगध एम्पायर के बाद कौन आई? मौर्यन एम्पायर आपको देखने को मिलती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है मगध और मौर्यस के बीच में, राइट। चलिए, ओके, और ये वही टाइम है जब मगध के जो बड़े बड़े डायनेस्टीज रही, जैसे कि हरियंका डायनेस्टी। देखिए, मगध जो एम्पायर थी ना, ये मगध क्षेत्र था, इस क्षेत्र में अलग अलग डायनेस्टी के राजाओं ने रूल किया। जैसे कि आपने कुछ पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, जैसे कि सबसे पहला जो था वो था हरियंका डायनेस्टी, है ना, वो क्या था? हरियंका डायनेस्टी, राइट। उसके बाद जो है आप देखेंगे शिशुनाग डायनेस्टी आई, उसके बाद नंदास आए, राइट। तो ये अलग अलग डायनेस्टीज ने इस क्षेत्र के ऊपर राज किया। ओके, तो हरियंका डायनेस्टीज की ही बात करें तो हरियंका डायनेस्टीज में जो पहले राजा थे वो बिंबिसारा थे, उसके बाद अजातशत्रु आए, उसके बाद उदयन आए, राइट। बट हम लोग अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपको शिक्षा देने का, आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का, वो है एनसीईआरटीज, राइट। मैं हमेशा एनसीईआरटीज को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि 70% चाहे कोई भी एग्जाम है, चाहे सिविल सर्विसेज है, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट है, चाहे सीडीएस है, या कोई भी एग्जाम है यूपीएससी लेवल का, या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वहां पे एनसीईआरटीज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, राइट। एनसीईआरटी प्लस लूसेंट जीके का कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ा रहा हूं, राइट। तो चलिए, और ये वही टाइम है जब एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और एग्रीकल्चर को और ज्यादा जो है ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये टाइम की बात कौन से कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं 6th सेंचुरी बीसी की। तो 6th सेंचुरी बीसी से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, तो 6th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी सीई तक हम लोग कवर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6th सेंचुरी बीसी, है ना, शुरुआती दौर की बात करते हैं। तो शुरुआती दौर पे हमारा जो भारत देश था वो इस तरीके का दिख रहा था, है ना, और इस देश के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे महाजनपद, आपको अलग अलग महाजनपद देखने को मिलेंगे। सो 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे आपको 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, राइट। ये 16 जो महाजनपद हैं, ये 16 महाजनपद में ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा। मगधा आ गया, वत्सा आ गया, सूरासेना, मत्स्य, अवंती हो गया, वृज्जी हो गया, अंगा, काशी, मल्ला, कोशाला एंड पंचाला, कुरु, गंधारा, कंबोजा। आप बोलेंगे सर ये सब रटने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल रटने नहीं पड़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद के बारे में हमें पता कैसे चलता है कि ये 16 ही थे कि 17 थे कि 18 थे? सो बेसिकली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं,
बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है, वहां से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे, किस टाइम पे, 6th सेंचुरी बीसी में हमें 16 महाजनपद मिलते हैं। 16 महाजनपद के बारे में इन बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट ने आपको बताया है। राइट चलिए, सो ये बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट कौन से हैं, यहां से सवाल पूछा जाएगा। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा था? दिस वाज अंगुत्तर निकाया। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा था? अंगुत्तर निकाया। अंगुत्तर निकाया में 16 बिग स्टेट्स की बात की है, और ये 16 बिग स्टेट मतलब महाजनपद की ही बात कर रहा है। और जो जैन टेक्स्ट है उसने भी इन 16 महाजनपद की बात की, जिसका नाम क्या था? भगवती सूत्रा। ये शायद आपको विजिबल हो, भगवती सूत्रा। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, तो इसका नाम क्या था? भगवती सूत्रा। ये क्या था? भगवती सूत्रा। राइट भगवती सूत्रा और अंगुत्तर निकाया जो है, यहां पे 16 महाजनपद के बारे में बताया गया, इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने इसको समझा। राइट अब आप बोलेंगे सर कि ये महाजनपद है क्या? आप तो एकदम से महाजनपद की बात कर रहे हो, एग्जैक्टली है क्या चीज? देखिए, शुरुआत बोला जाता है कि शुरुआत होती है गांव से, है ना, जना से। जना मतलब जना मतलब लोग, है ना, जना मतलब लोग। अच्छा, यही लोग जो है गांव बनाते हैं, यही लोग जो है वो विलेज बनाएंगे, ग्रामा बनाएंगे, जिसे क्या कहेंगे? ग्रामा। जिसे क्या कहेंगे? ग्रामा। राइट यही जो ग्रामा है, ये ग्रुप ऑफ ग्रामा हो जाएंगे, मतलब थोड़े से और बड़े क्षेत्र बन जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप ऑफ ग्रामा से आगे जो टर्म यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड जनपदा। जनपदा। राइट जनपदास। और ये जो जनपदास हैं, जब और बड़े हो जाए, जब और ज्यादा बड़े हो जाए, तब इनको कहा जाता है महाजनपदास। महाजनपदास। अंडरस्टूड? सो ये महाजनपदास है। तो 16 महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट थे, है ना। बट इन 16 में से भी तो कोई हीरो होगा, कोई तो पावरफुल होगा। तो एक का तो नाम आपको मैंने बता दिया, दैट वाज मगध। लेकिन अगर टोटल बात करें तो 4 जो थे महाजनपद सबसे पावरफुल थे। चारों के बीच में एकदम मतलब खींचातानी चलती रहती थी क्षेत्र को लेकर कि ये क्षेत्र किसका होगा। राइट तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। राइट चलिए, अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सबको बता देता हूं। राइट अब देखिए, ये जो महाजनपद थे, इनको रूल करने के लिए 2 तरीके का इनका रूलिंग सिस्टम था। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया का रूलिंग सिस्टम कैसा है। इंडिया के रूलिंग सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा लोकतंत्र, है ना। लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा राजा कौन होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। राइट लेकिन आप नॉर्थ कोरिया में जाएंगे तो वहां पे लोग थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं, वो तो वंशवाद चल रहा है। किंग जोंग उन, है ना, वो तो उसके पिताजी थे, उसके पिताजी के पिताजी थे राजा, अब वो राजा बन गया है कि नहीं। तो उधर का और इधर का बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। रूल करने का प्रोसेस बड़ा अलग है। वैसे ही उस टाइम पे महाजनपद में 2 तरीके के रूलिंग सिस्टम चलते थे। राइट तो एक सिस्टम कौन सा होता था? एक सिस्टम होता था जहां पे, तो एक सिस्टम क्या होता था, एक सिस्टम में आपको किंग जो है वो रूल करता हुआ दिखेगा। किंग जो है वो रूल करता हुआ दिखेगा। और जो दूसरा सिस्टम है, वहां पे कौन रूल करता हुआ दिखेगा? राजा, राजाज आपको रूल करते हुए दिखेंगे। आप बोलेंगे किंग और राजा में सर क्या फर्क है कि नहीं? किंग और राजा में क्या फर्क है? ओके तो मैं आपको बता देता हूं, एक सिंपल सी चीज आप देखिएगा। हाँ जस्ट अ सेकेंड, मैं इधर समझाता हूं आपको। यस तो एक तरफ जो है सिस्टम कैसा होगा, एक तरफ होगा किंग और दूसरी तरफ होंगे ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरी तरफ होंगे ग्रुप ऑफ पीपल, जिनको हम लोग क्या कहते थे? नोन एज राजास। नोन एज राजास।
राइट। सो टेरिटरी है, महाजनपद है, जहां पे केवल और केवल एक ही है जो सम्राट है, जो किंग है, और वो एक ही है जो पूरा एरिया को कवर कर रहा है, अपनी मुट्ठी में दबा के बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी महाजनपद थे जहां पे उस महाजनपद पे नाम तो एक ही है, लेकिन अलग अलग राजा जो है वो वहां पे रूल कर रहे हैं एक ही टाइम पे। ग्रुप ऑफ राजा जो है अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर रूल कर रहे हैं, राइट। तो ये दूसरा रूलिंग सिस्टम था, ठीक है। इस रूलिंग सिस्टम को क्या कहा जाता था? इस रूलिंग सिस्टम को, जहां पे एक ही राजा जो है वो रूल कर रहा है, इस रूलिंग सिस्टम को कहा जाता था मोनार्कियल। क्या कहा जाता था? मोनार्कियल। और जहां पे ग्रुप ऑफ राजा रूल कर रहे हैं साथ में मिलके, उसको कहा जाता था रिपब्लिकन। क्या कहा जाता था? रिपब्लिकन कहा जाता था। समझ आ गया? या फिर उनको कहा जाता गणा, गणास और संघास, गणास और संघास। अंडरस्टूड? समझ आ गया? सो हमने देख लिया कि महाजनपद में दो तरीके के रूलिंग सिस्टम होते थे। एक जहां पे मोनार्कियल है, जहां पे किंग जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी होगा, और एक रिपब्लिकन जहां पे ग्रुप ऑफ लोग जो होंगे, ग्रुप ऑफ राजा होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। अब आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि रिपब्लिकन जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे? देखिए 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद में रिपब्लिकन कौन से, वो अगर याद कर लेंगे तो आपको मोनार्कियल खुद ही खुद पता चल जाएंगे। तो रिपब्लिकन में आपने कौन से याद रखने हैं? जो मैं रिपब्लिकन में केवल और केवल 4 हैं, दैट इज मल्ला, वज्जी, कंबोजा एंड कुरु। मल्ला, वज्जी, कंबोजा एंड कुरु जो है ये रिपब्लिकन स्टेट्स थे। इनको लर्न कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि MK2V ऐसा कुछ बना सकते हैं, है ना। तो ये आपके ऊपर है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो कोई ट्रिक बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड? चलिए, सो पॉइंट इज कि मैंने आपको जो बताया कि ये जो रिपब्लिकन्स थे इनको हम लोग गणा और संघास भी कहते थे, गणास और संघास भी कहते थे। और कमाल की बात यह है कि जो बुद्धा जी थे और महावीरा जी थे, राइट, बुद्धा जी और महावीरा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बुद्धा जी और महावीरा दोनों के दोनों जो थे वो राजाओं के बेटे थे। अंडरस्टूड? वो राजाओं के बेटे थे। दैट मींस वो रिपब्लिकन स्टेट्स जो महाजनपद थे उन्हीं के आगे वंशज थे। मतलब आपने कभी सुना भी होगा, कभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि बुद्धा जी और महावीरा जी अपनी लग्जरियस लाइफ, बहुत आलीशान महल छोड़ के जंगलों में प्रस्थान कर गए थे, जिसको कहते थे वन प्रस्थान, वानप्रस्था, है ना। तो क्यों उनके पास लग्जरी लाइफ थी? रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज वो महाजनपद के राजाओं के साथ उनका तालमेल था, संबंध था, मतलब वो वहीं से, उसी घराने से आते थे। समझ आ गया? ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महाजनपद का। हमने बेसिक चीजें समझ ली, राइट। अब ओलिगार्कीज क्या होते हैं? देखिए, जो मैंने आपको रिपब्लिकन बताया वही आपको ओलिगार्कीज भी सेम चीज है। जो मैंने आपको रिपब्लिकन के बारे में बताया, गणा संघास के बारे में बताया, सेम लाइक दिस ओनली। सो इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर को एक्सरसाइज किया जाता है ग्रुप ऑफ मेन के द्वारा। पावर को एक्सरसाइज किया जाता है ग्रुप ऑफ मेन के द्वारा, राइट। सिंपल चीज है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं, जहां पे हमने 16 महाजनपद की बात की। इन 16 महाजनपद में हमने देखा कि कौन कौन से मेजर महाजनपद हैं रिपब्लिकन। अभी जो मोनार्कियल है उनकी अभी बात करेंगे। आप मुझे ये बताएंगे कमेंट के अंदर कि मगध जो था वो एक्चुअली क्या था, एक रिपब्लिकन था, या फिर उसको स्लैश करके ओलिगार्क भी बोल सकते हैं, या फिर वो मोनार्कियल था। ठीक है, ये सवाल का जवाब आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट के अंदर। अब बात करते हैं कि 6th सेंचुरी BC में एक और कमाल की चीज हुई। वो कमाल की चीज ये थी कि ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मणास जो थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने अपनी तिकड़मबाजी लगाई कि यार क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, ये जो समाज है हमारा, इस समाज के लिए थोड़े से नियम बना देते हैं, कानून बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो ऑलरेडी 4 वर्णास में डिवाइडेड है।
ठीक है, ब्राह्मण ने सोचा कि हमने ऋग्वेदा लिखा है और ऋग्वेदा में हमने 10वें मंडल में, ऋग्वेदा का जो 10th मंडल है, उस 10th मंडल में आपको क्या देखने को मिलेगा? ऋग्वेदा के 10th मंडल में आपको पुरुष शुक्ता देखने को मिलेगा, पुरुष शुक्ता। और इस पुरुष शुक्ता में बेसिकली क्या है? 4 वर्णास हैं, 4 वर्णास हैं। और 4 वर्णास कौन कौन से हैं? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, पुरुष शुक्ता के अंदर 4 वर्णास हैं और 4 वर्णास का नाम क्या है? BKVS, राइट। तो जो ब्राह्मण से उन्होंने सोचा कि ऋग्वेदा तो हम लिख ही रहे हैं, उसमें हमने 10वें मंडल में बता दिया है कि समाज जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, 4 वर्णास में डिवाइडेड है। लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा और कानून वानून बनाते हैं इन 4 वर्णास के लिए। और वो जो कानून उन्होंने बनाया वो कौन से क्या उस कानून को कहते हैं? उस कानून को कहते हैं धर्म सूत्रास या धर्म शास्त्रास। अगर धर्म शास्त्रा आपको मिलता है या धर्म सूत्रा मिलता है, सेम चीज है। इस धर्म सूत्रा या शास्त्रा के अंदर उन्होंने वर्णास के लिए, ब्राह्मण के लिए कानून बना दिया, क्षत्रिय के लिए कानून बना दिया, वैश्य के लिए कानून बना दिया और शूद्रा के लिए कानून बना दिया। अंडरस्टूड हो गया, राइट। तो उन्होंने इस तरीके से कानून बना दिया। उन्होंने बोला कि राजा जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम है राज करना, युद्ध लड़ना और लोगों का प्रोटेक्शन करना। ये कानून की जो किताब है धर्मशास्त्र, ये जो है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे भी चर्चा करेंगे। हर वर्णा के लिए उन्होंने बहुत स्पेसिफिक कानून बना दिए थे जहां से सवाल पूछा गया है पहले भी, राइट। तो ये याद रखिएगा आपको, ठीक है, ओके। नाउ यस, हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से 4 महाजनपद थे जो बहुत पावरफुल थे और वो आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा मगधा की। सो ये आप देख रहे हैं मगधा, और ये इसकी राजधानी है राजगीर। क्या है? राजगीर। तो पहला आप याद करेंगे मगधा। उसी के बाजू में है यहाँ पे अंगा, और उसकी जो राजधानी है दैट इज चंबा। अंडरस्टूड हो गया? तो 2 हो गए। तीसरा जो है दैट इज अवंती। थर्ड इज अवंती जिसकी राजधानी है उज्जैनी, थर्ड महाजनपद। एंड जो चौथा महाजनपद आपको देखने को मिलेगा वो है आपका कौशंबी वत्सा, जिसकी राजधानी कौन सी है? कौशंबी, है ना। तो यहां से सवाल पूछा जाएगा। ये जो 4 महाजनपद हैं ये सबसे पावरफुल महाजनपद थे, जिसमें हमने मगध की बात की, मगधा, दूसरी बात की अवंती की, तीसरी बात की वत्सा की और चौथी बात की अंगा की। इन चारों की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। मैं और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और ऐसे और सवाल मुश्किल पूछे भी नहीं जाएंगे। इसके अलावा हम देखिए, ये है अस्माका साउथ में था, इट वॉज एक्सट्रीम साउथ में था, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये तक्षशिला है, कंबोजा है, ठीक है, ये गंधारा आ गया। तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से नजर देख लीजिएगा, राइट। चलिए, तो ये 4 महाजनपद आपने याद रखने हैं। बट इन चारों में से सबसे पावरफुल कौन सा था? ये था मगधा। अब आप बोलेंगे सर कि ये मगधा इतना पावरफुल कैसे था, है ना, इतना मगधा पावरफुल कैसे था? पॉइंट यहां पे ये आता है बच्चों कि मगधा जो था उसमें कुछ खासियत थी, है ना, खास चीजें थी। आप देखिए, जैसे आप देखिए कि यूएसए इतना पावरफुल क्यों है, इतना सुपर पावर क्यों है? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज आपको खूब दमदार मिलेंगे। रिसोर्सेज के साथ साथ आपको जो वहां के लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप देखिए, हर कोई विश्व में, वर्ल्ड के अंदर हर कोई यूएस जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी। तो जो भी, और यूएस सबको तो इन्वाइट करता नहीं है, ठीक है, तो यूएस उन्हीं को इन्वाइट करता है जो व्यक्ति टैलेंटेड होता है, क्रिएटिव होता है, ताकि यूएस इकोनॉमी में वो सपोर्ट कर पाए,
राइट। तो यूएस जो है उसका रिसोर्सेज इतना जबरदस्त है, चाहे आप बात करें मेटल्स की, मिनरल्स की बात करें या और चीजों की, या फिर ह्यूमन कैपिटल की बात करें, रिसोर्सेज कमाल के हैं, इसीलिए वो पावरफुल है। तो मगधा क्यों इतना पावरफुल था, ये हमें बहुत क्लियरली यहां से पता चलेगा, इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहला रीजन ये है कि मगधा की जो जमीन थी, एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव था। दैट मीन्स मगधा की जमीन बहुत ही प्रोडक्टिव थी, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि मगधा के पास जो था आयरन माइंस भर भर के थी। देखिए 6th सेंचुरी बीसी वो टाइम था जब आयरन की शुरुआत हुई, इसीलिए 6th सेंचुरी बीसी को कहा जाता है इट वाज आयरन एज, जब आयरन को इस्तेमाल करने की शुरुआत हुई, राइट। तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि मगध इतना पावरफुल इसलिए भी हुआ क्योंकि इसके आजू बाजू ही झारखंड वाला एरिया था, ठीक है। इसके पास में ही झारखंड था और झारखंड के अंदर आयरन जो था वो बहुत ज्यादा मिल रहा था, इसीलिए आयरन इसके पास एक्सेसिबल था। अब आप बोलेंगे सर आयरन से इनका क्या नाता, आयरन से इनका क्या नाता। देखिए आयरन से ये लोग क्या कर सकते थे, ये लोग वेपन्स बनाते थे, ये लोग क्या बनाएंगे, हथियार बनाएंगे, वेपन्स बनाएंगे, और वेपन्स का इस्तेमाल दूसरे के अगेंस्ट कर पाएंगे और दूसरे की टेरिटरी जीत पाएंगे। नंबर 1 पॉइंट, राइट। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज मगधों के पास, मगध टेरिटरी के पास एलिफेंट, हाथी भी जो थे बहुत भर भर के थे, तो इसीलिए इनका ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उसी क्षेत्र में थी जहां पे मगधा जो थे वो रूल कर रहे थे, अंडरस्टूड। तो आप बोलेंगे सर नदियों का क्या इंपॉर्टेंस है ना। देखिए नदियों का उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। अब तो चलिए रोड्स बन गए, हाईवेज बन गए, रेलवे शुरू हो गई है ना, मेट्रोस शुरू हो गई, एरोप्लेन्स चलना शुरू हो गए, लेकिन उस टाइम पे ये सब था नहीं। तो नदियों के द्वारा ही सारा का सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह आता जाता था। तो उस वजह से क्या होता था कि ये जो जहां पर भी नदियां बह रही हैं, राइट, जहां पर भी बढ़िया सा रिवर सिस्टम है, उस क्षेत्र के अंदर उसके बाजू में आप देखेंगे कि वो एरिया जो है, जैसे मगधों के साथ में जो था गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, तो बहुत बढ़िया व्यापार जो है मगध जो थे वो करते थे, अंडरस्टूड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट आपको मैं बताऊं तो जैन और जो बुद्धिस्ट राइटर हैं, लेखक हैं, जो जैन और बुद्धिस्ट राइटर हैं, वो ये कहते हैं कि इसके पीछे मगध इतने पावरफुल इसलिए थे, इसके पीछे कारण सबसे बड़ा यह है कि मगध के जो राजा थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और एग्रेसिव थे। वो किसी की नहीं सुनते, किसी का उनको फर्क नहीं पड़ता था। दे वर वेरी पावरफुल एंड एग्रेसिव। आप बोलेंगे सर इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल पूछा जा सकता है, राइट। ऐसा पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू जैन एंड बुद्धिस्ट राइटर्स, they used to say that एक स्टेटमेंट बन जाएगी कि मगध और ये जो जैन और बुद्धिस्ट राइटर हैं, they are of the opinion that it is not because of the resources, it is more because of the Magad's policy of individuals that made Magad a super power। ऐसा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि उनका जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होते थे और रुथलेस होते हैं। उनको कोई परिवारवाद और कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ता था। सामने कोई भी खड़ा है, अगर जीतना है तो जीतना है। इसमें बड़े फेमस थे अजात शत्रु ने अपने पिताजी का उन्होंने टपका दिया, उड़ा दिया उनको, खुद गद्दी पे बैठ के। अब पिताजी के जो जितने भी अपने परिवार वाले थे, पिताजी ने बहुत अच्छे से रिलेशन स्टैब्लिश किए थे, उन्होंने कुछ नहीं समझा, अजात शत्रु ने कुछ नहीं समझा। उनको भी बोला कि तुम मेरी गुलामी करो, नहीं तो तुमको मैं मार दूंगा। तो इस तरीके से अजात शत्रु वॉज वेरी रूथलेस, ही वॉज वेरी रूथलेस, राइट। चलिए नाउ एक और सवाल आपको पूछा जाएगा इस स्टेटमेंट से। क्या स्टेटमेंट है कि स्टार्टिंग में मगध की जो कैपिटल थी वो क्या थी, राजगीर, जो मैंने आपको मैप में दिखाया। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि प्राकृत भाषा में, इन प्राकृत द कैपिटल ऑफ मगध वाज राजगीर।
तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर, राजगीर ही तो है। लेकिन राजगीर बेसिकली प्राकृत भाषा में नहीं थी। प्राकृत भाषा में राजगीर को कहा जाता था राजगाहा। क्या कहा जाता था? राजगाहा। अंडरस्टूड? तो याद रखिएगा, प्राकृत भाषा में जो है राजगाहा जो है इसको कहा जाता था। इस तरीके से ट्रिक आपको किया जा सकता है। ठीक है, अब राजगाहा का मतलब क्या है? राज, राज मतलब राजा है ना, राज मतलब राजा और गाहा मतलब घर। तो राजा का घर जो है इसका एक्चुअली मतलब है। अच्छा, राजगाहा जो है उसको कैपिटल क्यों बनाया गया था, है ना? सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है, क्यों बनाया गया था राजगाहा को कैपिटल? बिकॉज राजगाहा जो थी वो इस तरीके की थी, है ना, ये जो मेरे को मिला है एनसीईआरटी की किताब से, इस तरीके से। मतलब राजगाहा जो है वो एक बहुत ही ऊंचे एरियाज में थी और उसके चारों तरफ जो था वो पहाड़ ही पहाड़ थे। तो उस जगह को कैप्चर करना, ठीक है, दुश्मन के लिए बड़ा मुश्किल होता था, इसीलिए राजगाह को कैपिटल बनाया गया था। सो बेसिकली ये क्या है, ये पहाड़ियों के बीच स्थित थी। कौन सी कैपिटल? राजगाह। ठीक है, बट अब बात यह है कि एक सवाल यहां से भी बन सकता है कि 4th सेंचुरी बीसी आते आते 4th सेंचुरी बीसी आते आते ये जो कैपिटल है ये अपना इंपॉर्टेंस खो गई और इसकी जगह नई कैपिटल जो है उसको बनाया गया। अब नई कैपिटल कौन सी थी? नई कैपिटल थी बच्चों पाटलिपुत्रा। न्यू कैपिटल वॉज पाटलिपुत्रा। न्यू कैपिटल वॉज पाटलिपुत्रा। आप बोलेंगे सर हर कैपिटल का कुछ इंपॉर्टेंस होता है कि नहीं होता? तो पाटलिपुत्रा का क्या इंपॉर्टेंस था? देखिए, पाटलिपुत्रा का इंपॉर्टेंस था कि ये जो कैपिटल थी ये गंगा के किनारे पे स्टैब्लिश थी और गंगा के किनारे स्टैब्लिश थी, मतलब नदी वाला जो सिस्टम आ गया। दैट मींस यहां पे बढ़िया से एक कमर्शियल सेंटर की तरह ये कैपिटल एक स्टैब्लिश थी। यहां पे बहुत बढ़िया सा बिजनेस काम चलता था, बिजनेस चलता था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता था। तो इसीलिए इस कैपिटल का इंपॉर्टेंस था, मतलब ये कम्युनिकेशन के चैनल्स पे स्थित थी, राइट? जहां पे नदियों के द्वारा जो है बिजनेस होता था, लोग आते जाते रहते थे। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाटलिपुत्रा। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूं कि हमारा जो ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस फेस्टिव सीजन में हम चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें और इस तैयारी में आपको कोई भी बाधा ना पड़े। मतलब कहते हैं ना कि यार पैसों की वजह से नहीं कर पाया मैं, कुछ मुश्किल आ गई, या वो है बहुत महंगे कोर्स बिकते हैं, मुश्किल आ जाती है, बच्चा नहीं अफोर्ड कर पाता है। तो इस फेस्टिव सीजन में, इस खुशी के माहौल में मैं आपको एक बेस्ट ऑफर दे रहा हूं, बेस्ट एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप सभी के लिए कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आप एफकैट की बात करें, चाहे आप सीडीएस की बात करें, चाहे आप सीएसएफ की बात करें और चाहे आप अग्निवीर की बात करें, राइट? ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सबसे ज्यादा कम प्राइस पे आपको अब मिलने वाले हैं, सबसे ज्यादा कम प्राइस में। और ये सारे कोर्सेज जो हैं नए सिरे से शुरू किए जा रहे हैं, मतलब इनका नया बैच जो है अब शुरू हो चुका है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप चाहते हैं पढ़ना, अगर आप चाहते हैं सही कंटेंट लेना, टीचर से पढ़ना, सही टीचर से पढ़ना जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम के सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ाए, तो आप जरूर इस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसमें कमाल की बात यह है कि मैं आपको एक कमाल की चीज बताऊंगा। ये जो प्राइस है आपको तभी मिल पाएगा, ये प्राइस आपको बेटा तभी मिल पाएगा जब आप रेफरल कोड लगाएंगे। कौन सा रेफरल कोड? ये है ना, दिस इज द रेफरल कोड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जब आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, और वो जो रेफरल कोड है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज Y588, है ना, Y588 रेफरल कोड का इस्तेमाल जैसे ही करेंगे आपको जो है यहां पे डिस्काउंट मिलके
सबका सब ये देखिए 1500 का कोर्स है, 6-8 महीने का बढ़िया सा आपका काम चल जाएगा, है ना। तो इससे बढ़िया आपको क्या चीज़ चाहिए। और जो बच्चा मान लीजिए एफकैट की भी तैयारी कर रहा है, सीडीएस की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, सीएसएफ भी देना चाहता है, सीएपीएफ भी देना चाहता है, मल्टीपल चीज़ें देना चाहता है, योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज डिफेंस का महापैक, जो आपको 2000 लगभग रुपए का पड़ेगा, है ना। तो 2000 की तो मेरे ख्याल से आप लोग शॉपिंग ही कर लेते हो, या 2000 की नहीं की, चलो आप थोड़े से कम उस स्टैब्लिश परिवार से आते हो, कोई बात नहीं, लेकिन 2000 आज के टाइम पे इस महंगाई के दौर पे कुछ भी नहीं है। ये 2000 आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, राइट। क्योंकि जो एग्जाम तैयार कर रहे हो वो एग्जाम ऐसा है जो आपको पैशन, आपको सब कुछ देगा, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, राइट। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको कुछ नहीं करना, कहीं कॉल नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना, जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं वो आपने फॉलो करनी है। अड्डा 247 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें आपने जो कोर्स लेना है, आपने डिफेंस महापैक लेना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरे पास 6 महीने हैं, मैं 2 एग्जाम की तैयारी करूं, सीडीएस या एफकैट की। तो आपने क्या करना है, उसमें डिफेंस महापैक चूज करना है। डिफेंस महापैक चूज करके आपने ये रेफरल कोड लगाना है, ये रेफरल कोड लगाना है, जो भी लगाना चाहते हैं, एंड वो कोर्स आपके में आ जाएगा और आप फिर अपनी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये कोर्सेज को नए सिरे से नया बैच शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब दोबारा से हम लोग अपने कंटेंट की तरफ आते हैं। सो कंटेंट ये कहता है कि शुरुआत में आप देखिए कि हमने मगध की बात कर ली, है ना, मगध एम्पायर की बात की। अब मगध एम्पायर इतनी पावरफुल क्यों थी, उसका कारण जान लिया। लेकिन हर साम्राज्य का एक पतन तो होता है ना, एंडिंग तो किसी ना किसी कभी ना कभी तो हो ही जाती है कि नहीं। सो ये जो एंडिंग थी वो हुई, और जब ये एंडिंग हुई तो दूसरा साम्राज्य जो है आया, और वो साम्राज्य था मौर्यन साम्राज्य। मौर्यन साम्राज्य, राइट। सो मगध के बाद आपको देखने को मिलता है कौन, मगध के बाद आपको देखने को मिलता है मौर्यस, ठीक है। और मौर्यस जो थे, उस मौर्यस की जो नींव रखी वो रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो मौर्यन साम्राज्य था, मैंने आपको दिखाया था मगध कितना छोटा था और मौर्यस कितना बड़ा था, है ना। तो ये सब अगर बोला जाए तो थैंक्स टू चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इस साम्राज्य को, मौर्यन साम्राज्य को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। नॉर्थ वेस्टर्न बात करें तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक पहुंचा दिया, और डीप साउथ तक पहुंचा दिया, नीचे तक इसको जो है पहुंचा दिया, राइट। चलिए कहां तक पहुंचाया वो सब मैं आपको बताता हूं, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए कहां से कहां तक मौर्यन साम्राज्य था, है ना। और ये जो साउथ वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो था ये बचा हुआ था। यहां पर भी चोला चेरा पांड्यास थे, जो हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये एरिया भी इनडायरेक्टली मौर्यस के अंडर ही था, लेकिन ये था कि चलो इधर क्यों जाना, इधर क्यों लूटना। इन्होंने भी बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया था कि हम लोग भैया तुमसे माफी चाहते हैं, हमें तंग ना करो, हम चुपचाप तुम्हारी गुलामी करेंगे, टेंशन ना लो। तो ये एरिया भी मौर्यस के अंडर था, बट फिर भी मैप के अंदर इतना इतना दिखाया गया है, विच इज ओके इनफ, राइट। और ये जो एरिया है ये कलिंगा है। ये कौन सा एरिया है, दिस इज कलिंगा, है ना। तो कलिंगा आप सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा, कलिंगा, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज तोसली, राइट। सो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके बाद आए बिंदुसारा। उनके बाद कौन आए, बिंदुसारा, बिंदुसारा। और बिंदुसारा के बाद आए अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अंडरस्टूड। नाउ चंद्रगुप्त मौर्य जो है, समझिएगा, उन्होंने काफी एरिया पे अपना कब्जा कर लिया। बिंदुसारा ने और बढ़ा लिया अपना एरिया। अब अशोका के पास सिर्फ एक टेरिटरी थी जो बीच में रोड़ा अटकी हुई थी कि हाँ ये टेरिटरी अपने एरिया में नहीं है, तो इसी टेरिटरी को अशोका ने जीतना था, और वो था कलिंगा वाला एरिया। जैसे कलिंगा की लड़ाई की और एरिया को कब्जा लिया, वैसे ये पूरा एरिया जो है मौर्यस के अंडर आ गया था, राइट। बट चलो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा अब एक आइडिया दे देता हूं, सारी चीजें बता देता हूं, एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, राइट। तो वो रिपीट क्या है चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज मगधा एम्पायर। मगधा के बाद कौन आए,
मौर्याज आए, मगधास के बाद आए मौर्यंस। ठीक है, सो मगधा में मैंने कहा कि अलग अलग वंशजों ने राज किया। मगध, हर्यंका आगे, शिशुनागा आगे एंड नंदाज आगे। मैं बच्चों आपको बता रहा हूं कि जितने भी बच्चे सीडीएस के हैं, सीएपीएफ के हैं, ठीक है, सो आजकल ना ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जो बेसिक स्टैटिक वाले जो पहले के टाइम पे पूछे जाते थे, है ना, बिंबिसारा क्या है, अजातशत्रु क्या है, नहीं, आजकल ना थोड़े से थ्योरी वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट वाले हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। नहीं तो पढ़ने को तो स्टैटिक जीके में बेशुमार कंटेंट है, बेशुमार कंटेंट है ना, लेकिन हम वो चीज पढ़ रहे हैं जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, राइट। 100% तो हम लोग कभी भी नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन कम टाइम पे मैक्सिमम कितना कवर कर पाएंगे, दैट इज अ व्हाट वी आर डूइंग, है ना। तो मगध के अंदर हर्यंका डायनेस्टी आई। हर्यंका डायनेस्टी के पहले राजा बिंबिसारा, दूसरे राजा अजातशत्रु और तीसरे राजा उदयन। अब तीनों ने आपस में अपने पिताजी को मारा। जैसे अजातशत्रु ने अपने फादर को मारा, फिर गद्दी पे बैठा। उदयन ने अपने बाप को मारा और गद्दी पे बैठा। अब उदयन जो था, उसके मंत्री, उसका जो मंत्री था, ठीक है, उसके मंत्री ने उदयन को मारा कि यार ये चल क्या रहा है, जनता भी परेशान है, तुम कर क्या रहे हो। तो मंत्री जो थे उन्होंने उदयन को मारा और अपनी शुरुआत की, अपनी डायनेस्टी की शुरुआत की। तो मंत्री साहब कौन थे? शिशुनागा थे। मंत्री साहब कौन थे? शिशुनागा। और शिशुनागा ने शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत की। इसके बाद काला अशोका आया, काला अशोका आए, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं नंदास की। सो नंदास में सबसे पहले महापद्मनंदा है। महापद्मनंदा के बाद आए धानानंदा, और धानानंदा लास्ट नंदा रूलर थे। अच्छा, नंदास भी बड़े पावरफुल थे, ठीक है, नंदास भी बहुत पावरफुल थे। नंदास के जो धानानंदा थे उस टाइम पे अलेक्जेंडर जो था उसने अपनी सेना के साथ अटैक करना था, लेकिन अलेक्जेंडर की सेना ने बोला अरे देखो सामने अपना धानानंदा खड़ा है, उसकी सेना पता है कितनी है, हम तो यहाँ पे इतने पीछे से आ रहे हैं, ग्रीक से चलते चलते आ रहे हैं और अभी देखो पूरा थक चुके हैं हम लोग। तो सर अब आगे हम नहीं जा सकते। अलेक्जेंडर से बोला कि आगे हम नहीं जा सकते, हमको माफ कर दो, हम जा रहे हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, याद कर रहे हैं, बड़ा टाइम हो चुका है, उनसे मिले तक नहीं है। तो अलेक्जेंडर साहब जो है फिर अल्टीमेटली वापस लौट जाते हैं। सामने धानानंदा की सेना होती है, ठीक है। बट धानानंदा को हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। बट चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य इतना पावरफुल किसने बनाया? इसको बनाया किसने बनाया बच्चों? इसको बनाया चाणक्य ने। किसने बनाया? चाणक्य ने, यानी कि विष्णुगुप्त। इनका दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त, या फिर इनका नाम कौटिल्य भी था, राइट, इनका नाम कौटिल्य भी था, राइट। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं कि हमें मौर्यस के बारे में कहां से पता चलता है कि भैया मौर्यस भी थे। तो सबसे पहली बात है, मौर्यस के बारे में हमें पता चलता है एक ग्रीक एम्बेसडर थे जिनका नाम क्या था? मेगिस्थनीज। क्या नाम था? मेगिस्थनीज। मेगिस्थनीज बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट के अंदर थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, शासन कैसे चलता है उसके बारे में अपनी किताब के अंदर संक्षेप में लिखा है। और उनकी किताब कौन सी है? ये किताब का नाम है, आई थिंक यही होगा, इंडिका किताब है, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है। दूसरा जो सोर्स है इस मौर्यन साम्राज्य का, वो कौन सा है? वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य मतलब विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य। चाणक्य की अर्थशास्त्र, ये दूसरा जो है सोर्स है जहां से हमें मौर्यस का पता चलता है, राइट। एंड तीसरा जो सबसे कामयाब सोर्स है, सबसे खूबसूरत सोर्स है, राइट, और वो है अशोका के अभिलेख या इंस्क्रिप्शन। वो क्या है? अशोका के अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस। अंडरस्टूड? सो अशोका जो था उसने एक बड़े ही कमाल की चीज की थी। अशोका ने अपना दिमाग लगाया कि यार मैं इतने सारे काम कर रहा हूं,
भले काम भी कर रहा हूं, बुरे काम भी कर रहा हूं। तो ये आगे आने वाली दुनिया को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर, क्योंकि पत्थर की सतह काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो एकदम से खराब नहीं होता, तो पत्थर की सतह के ऊपर उन्होंने चीजें लिखवाई, राइट। और जो चीजें लिखवाई उन्हीं को पढ़ के हमें इतना ज्यादा ज्ञान मिल रहा है, और हम अपना दिमाग खराब कर रहे हैं ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स को पढ़ के, है कि नहीं। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, तो भैया ये सब पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दिस इज व्हाट हमें करना पड़ेगा यार, है ना। बट जिंदगी भर नहीं करना पड़ेगा, एक समय के लिए करना पड़ेगा, राइट। तो अशोका ग्रेट कैसे थे, है ना। आप बोलते हैं सर अशोका ग्रेट कैसे है। अशोका ग्रेट इसीलिए था कि उसने एक तो पहली बात है, बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर राज किया। दूसरी ग्रेटनेस उसकी ये थी कि उसने लोगों की भलाई भी बहुत की, ठीक है। और तीसरी ग्रेटनेस ये थी कि ये सब के बारे में उसने बहुत अच्छे से लिखवाया भी, है ना। पत्थरों के ऊपर कॉपर जो वो है, क्या कहते हैं, पिलर्स हैं, उनके ऊपर लिखवाया, या पत्थरों के ऊपर लिखवाया। तो अशोका, ये सवाल पूछा जा सकता है कि अशोका जो था वो पहला राजा था, पहला रूलर था जिसने दिमाग लगाया कि वो पत्थरों पे मैसेज को लिखवाएगा, ठीक है, पत्थरों पे मैसेज को लिखवाएगा, राइट। अब ये जो पत्थरों पे उसने मैसेजेस लिखवाए थे, ये शायद उन्होंने इस वजह से भी लिखवाए होंगे कि वो किसी को संदेश देना चाहते हैं अपनी प्रजा को। ऑर्डर्स होते हैं ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे आप देखिए आजकल तो आप देखिए एलईडी स्क्रीन्स लग जाती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देना है कहीं पर भी तो एलईडी स्क्रीन लगा देते हैं, यू नो, वो बड़े बड़े स्क्रीन्स लग जाती हैं इस तरीके से, या फिर वो बोर्ड्स होते हैं, है ना, लोहे के बोर्ड्स होते हैं जहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उस टाइम पे ये सब नहीं था, तो अपनी प्रजा को आदेश देने के लिए भी वो इन इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल करते थे। यू अंडरस्टूड। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में, शिलालेख के बारे में, जहां से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। अब ये हार्ड सरफेस पे लिखवाए जाते थे। किस पे लिखवाए जाते थे? हार्ड सरफेस पे, स्टोन, मेटल, पोट्री, है ना। और ये बेसिकली इनमें लिखवाया क्या जाएगा? अब भैया लिखवाएगा कोई राजा, तो वो लिखवाएगा कि भाई मैंने यहाँ पे कब्जा लिया, यहाँ पे मार दिया, यहाँ पे एरिया को, लोगों को झुका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अचीवमेंट्स लिखवाएंगे। या राजा ने कभी किसी को दान दिया है, डोनेशन दिया है, उसके बारे में लिखवा देगा। या किसी व्यक्ति ने किसी जगह को दान दिया है, तो वो पत्थरों पे जो लिखवाएगा वो बेसिकली अपना दान लिखवाएगा कि मैंने इस पर्टिकुलर बंदे को इतना दान दिया है। अंडरस्टूड। अच्छा, ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, जैसे अशोका है, उसने पत्थरों पे लिखवाया, तो आप बोलेंगे सर वो भाषा कौन सी थी जिसमें उस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बता देता हूं कि वो जो लैंग्वेज होती थी, वो जो लैंग्वेज या भाषा होती थी, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था उस शिलालेख के ऊपर लिखने के लिए, दैट वाज प्राकृत। दैट वाज प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज। और इस प्राकृत लैंग्वेज को लिखने का जो स्टाइल होता था उसको कहते थे हम लोग स्क्रिप्ट, उसको कहते थे हम लोग स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी। दैट वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अंडरस्टूड। सो अब अगर मैं ये बोलूं कि प्राकृत भाषा जो है वो आम लोगों की भाषा थी उस टाइम पे, तो मैं गलत नहीं हूंगा। यार देखो सिंपल सी चीज है ना। अब जैसे मान लीजिए मान लीजिए आप राजस्थान में हैं। राजस्थान की सरकार जो है कोई भी आदेश अपना लिखवाएगी नुक्कड़ में, कॉर्नर में, कहीं पर भी, तो वो किस भाषा में लिखवाएगी? हिंदी में तो पक्का पक्का लिखवाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदी में आम भाषा, आम लोगों की भाषा है, और एक अंग्रेजी में लिखवा देगी, है कि नहीं? तो वैसे अशोका जानते थे कि हमारे प्रजा की जो भाषा है वो प्राकृत है, तो उन्होंने जितने भी आदेश लिखवाए वो प्राकृत में लिखवाए, ज्यादातर आदेश, राइट। बट कुछ और भी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि ग्रीक हो गई, अरमाइक हो गई, ऐसी भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्राकृत सबसे ज्यादा थी इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। देखिए यह है प्राकृत, जिसको ऑर्डिनरी लोगों ने इस्तेमाल भी किया। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूं, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है,
ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर भी यही आम भाषा का इस्तेमाल होता था, प्राकृत या फिर पाली भाषा का। ठीक है, क्योंकि ये आम लोगों की भाषा होती थी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्रिंसेप एंड पियादासी जो है वो लिखा हुआ है नाम, है ना, प्रिंसेप या पियादासी। अब ये एग्जैक्टली है क्या, चलो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए 1830 का टाइम चल रहा है और ब्रिटिशर्स जो हैं, मतलब अंग्रेज जो हैं वो राज कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज रूल कर रहा है कहाँ पे, इंडिया में। अब अंग्रेज क्या थे ना, कमाल की बात अंग्रेजों की ये थी, आप माने ना माने, लेकिन अंग्रेज ना यार हर चीज को ना बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ता समझता था और बहुत अच्छे से उसने रिकॉर्ड जो है अपने पास रखे हुए थे। बहुत अच्छे से हर चीज का रिकॉर्ड रखता था। उसकी बड़ी बड़ी अपने पास लाइब्रेरीज उसने रखी हुई थी। तो अंग्रेज जो होता था वो ना अपने बंदों को, एम्प्लॉय, अपने ऑफिसर्स को ना अलग अलग अपॉइंट कर देता है कि तुमने क्या करना है, इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना है, देखो इनसे क्या मिलता है, भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय लिटरेचर के बारे में अच्छे से पढ़ो और फिर बताओ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही अंग्रेज का एक ऑफिशियल था जिसका नाम था जेम्स भैया। क्या नाम था, जेम्स भैया, जेम्स भैया या फिर जेम्स प्रिंसेप बोल सकते हैं, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स भैया जो थे उन्होंने क्या किया, वो लगे हुए थे अपनी कार्रवाई के लिए, मतलब कि देख रहे थे कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और फाइनली 1830 के टाइम पे उन्होंने ये पा लिया कि भैया ये भाषा कौन सी है। तो उन्होंने पा लिया कि ये भाषा जो है कौन सी है। और जो भाषाएं मैंने कहा ना कि प्राकृत उन्होंने यूज किया था, लेकिन इसके अलावा भी और कई सारी चीजों का, कई सारी भाषाएं, स्क्रिप्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया था। राइट, तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी जो मैंने आपको बताया, और एक और स्क्रिप्ट थी जिसका नाम था खरोष्टी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ये दो स्क्रिप्ट थी, मतलब स्टाइल ऑफ राइटिंग जो थी ये दो थी, जिनका बेसिकली उन्होंने फाइंड आउट कर लिया, मतलब डिसाइफर कर लिया। वर्ड क्या है, डिसाइफर है। ये दोनों सवाल जो हैं आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। डिसाइफर कर लिया, मतलब डिसाइफर का मतलब होता है कि इनको जो है इनको जो है समझ लिया कि क्या है ये दो स्क्रिप्ट्स को समझ लिया कि ये क्या है। तो जेम्स प्रिंसेप ने ये समझ लिया, और जब ये समझ लिया तो उन्होंने पाया कि अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जितने भी शिलालेख हैं, वहां पे अशोका का नाम अशोका तो है ही नहीं। वहां पे अशोका का नाम अशोका नहीं है। वहां पे पता है क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा है पिया दासी। पिया दासी है कि नहीं, पिया दासी उनका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अशोका के इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस होते थे। राइट, चलिए, हाँ, तो पियादासी आप क्या बोलेंगे, पियादासी जो है आप इसका मतलब क्या निकालेंगे। पियादासी का मतलब है बच्चों प्लीजेंट टू बीहोल्ड। प्लीजेंट टू बीहोल्ड, प्लीजेंट टू बीहोल्ड का मतलब है देखने के लिए सुखद। क्या है, देखने के लिए सुखद, देखने के लिए सुखद। ठीक है, राइट, सो प्लीजेंट टू बीहोल्ड जो है वो देखने के लिए सुखद, इसका मतलब हुआ। राइट, तो कमाल की चीज ये है कि राजा का नाम जो है अशोका, वो अशोका नहीं है, पियादासी है ना। कुछ एक आधे इंस्क्रिप्शन में अशोका लिखा गया है, लेकिन हम फिर भी अशोका अशोका करते हैं। इसका कारण यह है कि हम लोग जो है बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट को बहुत ज्यादा रेफर करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा अशोका अशोका लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अशोका ग्रेट क्यों थे, क्योंकि इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रजा के लिए काम किया था। उन्होंने एक विचारधारा जो है इंट्रोड्यूस की थी, विचारधारा नहीं, एक तरीका कि आप किस तरीके से एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो उन्होंने कुछ दो चार चीजें बोली हुई थी। ठीक है, उस दो चार चीजों को जो फॉलो कर रहा है वो कर रहा है धम्म का फॉलोअर है। वो किसका है, धम्म का वो फॉलोअर है। धम्म मतलब देखिए, सो उन्होंने क्या किया, धम्म का प्रचार किया। किसका प्रचार किया, धम्म का प्रचार किया। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली लाइफ को एक अच्छा जिंदगी को एक अच्छा रास्ता देने के लिए धम्म होता था। इसमें अशोका ने दो चार चीजें बताई हुई थी कि हर इंसान को ये फॉलो करनी चाहिए। राइट, अब देखिए उसमें क्या था, उसमें देखिए ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं।
दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। और उसमें उन्होंने ये बोला सबसे पहले कि हर व्यक्ति को अपने बड़ों के प्रति सम्मान करना चाहिए। पहला पॉइंट उसमें ये लिखा गया था। दूसरा चीज उसने ये लिखा थी, ये बताई गई थी कि ब्राह्मणों और सांसारिक जीवन को त्यागने वाले लोगों के प्रति उदारता, मतलब वो लोग जो ब्राह्मण से और जिन्होंने अपना जिंदगी जो है वो समाज, जो संसारिक जिंदगी होती है, संसारिक मतलब जो मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है जिसमें आप शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, घर परिवार देखते हो, वो सब त्याग चुका है वो व्यक्ति, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब जो है उस चीजों से बाहर आ चुका है। उस व्यक्ति की और ब्राह्मण की आपको क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति और ब्राह्मण को आपको क्या करना चाहिए, उदार रहना चाहिए। उदार मतलब उसके प्रति उदार होना चाहिए, है ना। अब उदार का मतलब आप समझ जाइए, ठीक है। इसके अलावा आपको दास मतलब स्लेव्स एंड नौकरों के साथ जो है दयालु व्यवहार करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के तरफ जो है आपको काइंड रहना है। सर्वेंट्स एंड स्लेव्स की तरफ जो है आपको काइंड रहना है, ये तीसरी चीज उन्होंने बोली। और आपको जो है अन्य धर्मों और परंपराओं का सम्मान शामिल था। आपने अन्य धर्मों और परंपराओं को सम्मान देना है। ये चार चीजें थी, सीधा सवाल पूछे जाएगा। पहला पॉइंट है आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने बड़ों की, ठीक है। दूसरा, ब्राह्मण्स और जो लोग समाज त्याग चुके हैं उनको जो है उदार रहना है। तीसरा पॉइंट है आपने जो है आपके जो स्लेव्स हैं या सर्वेंट्स हैं, दास हैं, सर्वेंट्स हैं, उनकी इज्जत करनी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और चौथा, आपने धर्म जो है, अपना जो धर्म है, कोई भी धर्म है आपका या ट्रेडिशन है, उसके प्रति जो है उस अपना नहीं, दूसरे के प्रति जो है धर्म, दूसरे के धर्म और दूसरे के ट्रेडिशन के प्रति जो है आपने इज्जत देनी है, राइट। चलिए, अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की। मौर्यास का प्रशासन कैसा था भाई साहब, इतना बड़ा एरिया मौर्यास का था, इस इतने बड़े एरियाज में प्रशासन कैसा होगा सोचने में थोड़ा दिल सा घबरा रहा है। तो कैसा होता था, देखिए, ये जो पूरा प्रशासन चलता था, ये 5 पॉलिटिकल यहाँ पे सेंटर्स थे। जैसे हमारे देश में जो दिल्ली है वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेंटर है, राजधानी है ना, इसीलिए। लेकिन इसके अलावा भी पॉलिटिकल सेंटर्स हैं। जैसे पॉलिटिकल सेंटर्स नहीं बोलेंगे, मेजर एरियाज हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल दोनों बोल सकते हैं। जैसे मुंबई हो गया आपका, जो है कौन सा सेंटर हो गया आपका, चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद आपका बैंगलोर हो गया, आईटी सेंटर भी है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेंटर, ये इस तरीके से है ना। तो द पॉइंट इज कि मौर्यास के भी 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, राइट। उसमें सबसे पहले तो आता है हमारा कैपिटल पाटलिपुत्रा। पहले आ गई कैपिटल पाटलिपुत्रा। आप कमेंट में बताएंगे बच्चों कि पाटलिपुत्रा क्यों इंपॉर्टेंट थी, है ना, जिसको हम लोग पटना भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग पटना कहते हैं आज के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स थे। प्रोविंशियल सेंटर्स में तक्षशिला आ गया, उज्जैनी आ गया, तोसली आ गया एंड स्वर्ण नगरी आ गया। तो सबसे पहले तक्षशिला कहाँ पे, ये आपकी तक्षशिला आ गई। दूसरा आपका आ गया उज्जैनी कहाँ पे है आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, उज्जैनी मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे है, जस्ट अ सेकेंड, मैप के अंदर नहीं है। तोसली आपकी यहाँ पे आ गई, और इसके अलावा स्वर्ण नगरी जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है। उज्जैनी ये देखिए कहाँ पे है उज्जैनी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अच्छा, मैप तो नहीं है बट मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। ये आपने देखा है उज्जैन, ये अवंती का क्षेत्र है, तो उज्जैनी भी इसी क्षेत्र के अंदर आपको मिलेगी, राइट। तो आप क्लियर, इतना याद रखिएगा, क्लियर हो गया। चलिए, और हर सेंटर का अपना इंपॉर्टेंस था, राइट। ये देखिए, ये आ गया सारनाथ, ये आ गया बोध गया, बराबर केस, जो आगे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, सो मैं एक चीज आपको और भी बताता हूं, ये भी पॉइंट है जो आपका स्टेटमेंट फॉर्म में सवाल पूछा जाएगा कि अशोका के जितने भी अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शंस थे, जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे, वो सारे इंस्क्रिप्शंस इतने सारे क्षेत्रों में उन्होंने अलग अलग जगहों पे इंस्क्रिप्शंस को लगवाया था। क्या इन सारे इंस्क्रिप्शंस में सेम मैसेज था या अलग अलग मैसेज था, है ना, ये हमें आंसर मिलेगा अब।
कि ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे ये सेम मैसेज वाले इंस्क्रिप्शंस थे. दे वर द सेम मैसेज एनग्रेव्ड everywhere. The messages that were there on the inscription that were engraved everywhere the same, है ना, चाहे आप कहीं पर भी जाएंगे. मतलब कि यही समझ आता है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस थे इनमें जो मैसेज थे वो सेम थे. दैट मीन्स अशोका का जो राज था वो सबके ऊपर इक्वल ही लग रहा था. जो कानून था उसका प्रभाव सब पे एक जैसा ही लग रहा था. ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. अब बात यह है कि आप बोलेंगे सर हमने पाटलिपुत्रा तो पढ़ लिया कि भैया पाटलिपुत्रा का ये इंपॉर्टेंस था, लेकिन सर एक चीज और बताइए ये तोसली का क्या इंपॉर्टेंस था, सर ये स्वर्ण नगरी का क्या इंपॉर्टेंस था. यहां से सवाल पूछा जाएगा, यहां से मल्टीपल सवाल पूछे जाएंगे, याद रखना. बात चलती है तक्षशिला और उज्जैनी की. मैंने बताया ना तक्षशिला और उज्जैनी ये दोनों एरियाज ऐसे थे जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स के बीच में आते थे. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स के बीच में आते थे. दैट मीन्स कोई भी लंबी दूरी का व्यापार हो रहा है उसी में ये दो एरियाज बीच में आते थे, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी. अंडरस्टूड हो गया. ठीक है, स्वर्ण नगरी की बात करते हैं. तो स्वर्ण नगरी जो है दैट वाज फॉर व्हाट. ये थी जहां पे गोल्ड माइंस जो है वो हमें मिलती हैं. मतलब सोना जो है यहाँ पे मिलता है और ये स्वर्ण नगरी आपको कर्नाटका एरिया में मिलता है. ठीक है, तो आपको इनका ये इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा. राइट, ओके. अशोका का इतना बड़ा एरिया था जो कंट्रोल वो कर रहा था. उसने क्या क्या तरीके अपनाए कंट्रोल करने के. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला तरीका था दैट वाज धम्मा जो था उन्होंने प्रोपोगेट किया, उसको फैलाया ताकि धम्मा को फॉलो करके लोगों में शांति आए, संतुष्टि आए. राइट, ठीक है. धम्मा का उन्होंने काफी प्रचार किया. ठीक है, धम्मा का उन्होंने काफी प्रचार किया. यहां से सवाल पूछा जाएगा. ठीक है, अच्छा ये धम्मा किसके ऊपर लागू होता था. देखिए अशोका ने कभी जबरदस्ती लोगों को पकड़ा नहीं और बोला नहीं कि मैं राजा हूं और जो मैं कह रहा हूं कि धम्मा को अपनाओ तो तुमने अपनाना ही अपनाना है. यू आर फ्री टू डू एनीथिंग. राइट, बट इट वाज एप्लीकेबल यूनिवर्सली ऑन एवरीवन. मतलब सबके ऊपर लागू था, मतलब एप्लीकेबल था. किसी को मानना है ना मानना है कोई बात नहीं, आपके ऊपर है. राइट, चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से ये धम्मा को फॉलो करके लोगों का क्या भला होगा. लोगों का इस तरीके से भला होगा कि इस दुनिया में लोग जो होंगे उनका भला तो होगा, इस दुनिया में तो होगा. राइट, उसके बाद जब वो मर जाएंगे तब भी उनका जो है भला होगा, तब भी उनका सही जाएगा धम्मा को फॉलो करने के लिए. अच्छा, अशोका ने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स जो हैं उनको नियुक्त किया था इस धम्मा के मैसेज को फैलाने के लिए. और वो स्पेशल ऑफिसर्स कौन से थे जहां से सवाल पूछा जाएगा. दैट इज धम्मा महामता. दैट वाज धम्मा महामता. ये स्पेशल ऑफिसर्स थे. अंडरस्टूड हो गया. चलिए, तो ये है हमारा पूरा का पूरा अशोका का एम्पायर. राइट, तो चलो बच्चों मैं आपसे तो यही गुजारिश करूंगा, इस तरीके से हम लोग आपको पढ़ाते हैं. ये बेसिकली क्लास थी सीडीएस और सीएपीएफ और ऐसे जो अच्छे लेवल के एग्जाम है जहाँ पे थोड़ा मुश्किल वाला जनरल स्टडीज या हिस्ट्री आती है. ठीक है, बट आपने इस तरीके से ये नहीं सोचना कि यहाँ से कई चीज़ें आपको मुश्किल लग रही होंगी, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा मुश्किल होता है. मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूँ कि आप बेफिक्र होके अब जो त्योहारों का माहौल चल रहा है इस त्योहारों के माहौल में बेनिफिट उठाइए. सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकैट हो, अग्निवीर हो, सबसे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है. करना सिंपल ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड करो. वहां पे आप इन कोर्सेज में जाओ, डिफेंस का महापैक भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. और ये रेफरल कोड Y588 इसका इस्तेमाल कीजिए एंड यू आर गुड टू गो फॉर द प्रोसेस. राइट, चलिए तो आज का सेशन खत्म. नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके सामने आऊंगा और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा का पूरा ये पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे. राइट, आपको अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा और अपने
दोस्तों के बीच में जिनको ज़रूरत है उनके बीच में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।